हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ये प्रैक्टिस प्रश्न है, ठीक है? और यूपीएससी पीवाईक्यू मेंस जो है, उसके प्रश्न हम जो है अभ्यास सीरीज में लाते हैं। अभ्यास डे 6। आज डे 6 का आएगा। डे 5 तक हमने करा दिया है। गवर्नेंस 2013 के जो प्रश्न थे, वो हमने जो है करा दिए हैं। 2014 का भी एक प्रश्न करा दिया है। अब आपका 2014 में 2 प्रश्न आए थे, ठीक है? तो आज दूसरा प्रश्न है जो एफडीआई से रिलेटेड था। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जा कर के वीडियो देख लीजिए और एफडीआई से संबंधित चीज़ें जो उसमें प्रश्न में पूछी गई हैं, ठीक है? उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब भी जैसे एफडीआई पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ में पेन को थोड़ा-सा मैं मोटा भी कर लेता हूँ और कलर भी चेंज कर लेता हूँ। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है? हाँ, जब भी आप जैसे एफडीआई पढ़ रहे हैं तो एफडीआई से संबंधित एसपीआई भी होता है। ठीक है, एफपीआई क्या होता है ये भी पढ़ लेना जा करके, ठीक है? इसी संबंधित उसी से आपका एसपीआई और एफटीआई पढ़ लोगे तो थर्ड पेपर में काम आ जाएगा आपका, ठीक है? अब देखिए जीएस में क्या होता है कि कभी-कभी जैसे मैं जो यूपीएससी के प्रश्न देखता हूँ, ठीक? उसी से आप लोगों को कराता हूँ। तो जीएस में जब आप कोई जैसे मान लो जीएस सेकंड पेपर है मेंस का, आप उससे प्रश्न खोजोगे तो किसी भी प्रश्न को कुछ प्रश्नों को छोड़ करके कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको ये मतलब निर्णय नहीं ले सकते आप कि ये जीएस के पॉलिटी सेक्शन से ही पूछा गया है, या केवल गवर्नेंस से ही पूछा गया है, या केवल आईआर से ही पूछा गया है, या केवल सोशल जस्टिस से ही पूछा गया है, ऐसा आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी जैसे मैं पहले दिन लेकर के आया था, तो वहाँ पर भी ऐसी दिक्कत थी। हालाँकि वो पीपीटी हम राज्य व्यवस्था के लिए ही बनाए थे, क्योंकि राज्य व्यवस्था बच्चे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होते हैं, अधिकतर बच्चे जिनको इंटरेस्ट राज्य व्यवस्था में ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम लेकर के सोच रहे थे, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि गवर्नेंस बहुत से लोग नहीं कराते हैं और बच्चे गवर्नेंस पढ़ भी नहीं पाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। तो हमारा फिर उद्देश्य बदल गया और हमने राज्य व्यवस्था की पीपीटी लगी रही और उसमें गवर्नेंस का प्रश्न चर्चा कर दिया। बाद में मुझे जब मैंने रिलीज़ कर दिया वीडियो, तब मुझे याद आया, तो फिर दूसरे दिन माफ़ी माँगनी पड़ी। और आप लोग देखिए, हम लोगों की अभी शुरुआत है और 2 लोग हम मिल कर के काम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कि अगर छोटी-मोटी अगर गलतियाँ होती हों तो आप लोग मुझे कमेंट करके आगाह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बुरा मान जाऊँगा। आप क्योंकि भाई निरंतर व्यक्ति सुधार ही करता रहता है, ठीक है? आप भी धीरे-धीरे कुछ न कुछ सीखते रहेंगे और मुझे आलोचना से डर नहीं लगता। आप आलोचना करिए तो मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, फिर प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो शाम को जो है डे 6 का प्रश्न लेकर के आऊँगा पीवाईक्यू से। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट में बोला है, आप लोग देखिएगा कमेंट, कि 2-3 प्रश्न दीजिए। मैं 2-3 प्रश्न दे सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या है कि आप जैसे जो है थोड़े-से अनुभवी हैं और 2-4 साल तैयारी आप लोग कर चुके हैं, तो आप लोग 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्पेशल अगर ग्रुप बना देंगे तो वहाँ मैं सेंड कर दूँगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चे अभी बिगिनर हैं और हो सकता है वो अलग से भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, तो सब्जेक्ट के साथ-साथ 2 प्रश्न पर्याप्त है, ठीक? लेकिन सप्ताह में आप चाहें तो 5 प्रश्न मैं खुद ही धीरे-धीरे, अगर थोड़ा-सा आप लोग सपोर्ट में अगर कमेंट वगैरह करेंगे, मुझसे कहेंगे, तो मैं 5 प्रश्न 10 प्रश्न का एक टेस्ट सप्ताह में 1 बार ले लूँगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, तो मैं आपको 2 घंटे दे दूँगा। 2 घंटे में आपको 10 प्रश्न करने के लिए बोल दूँगा, ठीक? इस तरह से क्या होगा कि आपकी मेंस की जैसे कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में होता है पेपर, उस तरह से बैठ के पेपर दिलाऊँगा। तो आप अपने रूम पे जहाँ भी पढ़ते हो, उस रूम को चुपचाप उस दिन 2 घंटे के लिए बंद कर लीजिए और वहीं पर बिल्कुल ऐसा माहौल बनाइए कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही प्रश्न लिख रहे हैं, ठीक? तो ऐसे ही आप लोगों के सपोर्ट से काम चलता रहेगा। और एक सर मेरे साथ में और काम कर रहे हैं, तो वो जो है आपको करंट अफ़ेयर भी पढ़ाएँगे। कल आप लोगों ने करंट पढ़ा होगा, तो देखा होगा कैसा है करंट उनका। हालाँकि मुझे तो बेहतर लगता है क्योंकि वो कन उनकी नोट्स मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है? तो करंट वो भी द हिंदू से पढ़ाते हैं, ठीक? द हिंदू का ही पूरा नोट्स है। आप लोग को क्योंकि वो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते हैं, उनकी इंग्लिश थोड़ी-सी ठीक है, मतलब बेहतर है। तो इंग्लिश को हिंदी में, क्योंकि वो एनडीए की भी शुरू में तैयारी किए, तो उनकी इंग्लिश क्योंकि जीडी वगैरह करते रहे, तो उनकी इंग्लिश बेहतर है, तो वो द हिंदू को पढ़ते हैं। तो मैंने वो इंग्लिश में ही कंटेंट मुझे दे रहे थे कि मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगा। तो फिर मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ ऐसा करिए, क्योंकि हम पूर्णतः हिंदी माध्यम के ही क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश को काम लायक बनाएँगे। लेकिन बच्चे क्या है कि इंग्लिश शुरू में अभी दिक्कत होगी उनको पढ़ने में, तो हिंदी में ही बनाइए। तो वो कंटेंट हिंदी में ही बना रहे हैं, ठीक? तो वो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप फ़ॉलो करिए और चिंता मत करिए। अब मई से जो पीछे का आपका छूट गया, आगे करते रहिए, हम समय निकाल के पीछे का भी करा देंगे, ठीक? लेकिन इस बार जब पीटी आप देंगे ना 2026 में, अगर जो निर्देश मैं दे रहा हूँ, अगर पूर्णतः फ़ॉलो करेंगे, तो आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखाई देगा, ठीक है?
बाकी आप मैं प्रैक्टिस के माध्यम से जैसे मैं आज आपातकाल जैसे कल मैंने प्रश्न बताया, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको पढ़ के आइए, ठीक? इस तरह से आप लेते हैं तो आपका जो है आप सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, जो भी जीएस का, उसके साथ-साथ इन प्रैक्टिसों के माध्यम से आपकी तैयारी थोड़ी और बेहतर हो जाएगी और इसी जैसे आप आपातकाल है तो इसको प्री लेवल पे जा कर के भी पढ़िए। वहीं पर पीवाईक्यू प्री के भी देख लीजिए, हालाँकि मैं पीवाईक्यू प्री के करा ही रहा हूँ। ठीक है? इस तरह से करिए, तो आपका हो जाएगा। प्री का भी, तो ऐसा तैयारी मत करिए कि केवल मेंस की करें, प्री का भी लेते हुए चलिए। तो प्री मेंस दोनों को एक साथ तैयारी करेंगे तो आपको प्री में भी फ़ायदा मिलेगा और मेंस में भी फ़ायदा मिलेगा। अब बहुत जल्दी हम जो सर हैं, वो हो सकता है कि जीएस के क्वेश्चन और भी आपको लेकर के आएँ, अलग-अलग सब्जेक्ट जैसे गवर्नेंस है, तो गवर्नेंस से मिलता-जुलता कोई सब्जेक्ट हम सोच रहे हैं। जैसे जो पॉलिटी तो मिलता ही है, एथिक्स भी मिलता है। ठीक? तो एथिक्स में जैसे सेकंड एआरसी वगैरह की रिपोर्ट आप पढ़ रहे होंगे तो उसका फ़ायदा एथिक्स में भी मिलेगा। तो हम एथिक्स को भी बहुत जल्दी एथिक्स के जो है क्वेश्चन लेकर के आएँगे। यूट्यूब की दुनिया में जो है ऐसा कोई कराया नहीं होगा। अब देखिए मैं ये मेरा जो है दंभ नहीं बोल रहा है, मतलब मैं घमंड में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हमारा प्रयास है कि हिंदी माध्यम का रिज़ल्ट किसी न किसी क्योंकि देखिए उत्तर लेखन ही आपको सेलेक्ट कराएगा। ठीक है? और साथ में पीटी, पीटी ज़रूर पढ़ते रहिए और सीसैट, सीसैट अब हम ज़िम्मेदारी तो नहीं लेंगे कि ये सब कुछ करा देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस पर भी कुछ कॉम्प्रिहेंशन जैसे मेरा कॉम्प्रिहेंशन का क्षेत्र, कॉम्प्रिहेंशन का एरिया बहुत मजबूत है, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन की ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ, ठीक? और छोटे सर हैं, उन मैथ बैकग्राउंड से रहे हैं, तो वो जो है आपको मैथ की भी तैयारी इसी साइड पे करा देंगे, लेकिन हम पूर्णतः अभी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास यही काम करने में काफ़ी समय लग जाता है, पीपीटी बनाना, लिखना, फिर उसके बाद ये भी देखना कि आप लोगों के अनुकूल है कि नहीं है, ठीक? तो फिर ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते क्योंकि स्ट्रैटेजी वीडियो बनाना है, बताना आप मेरा कार्य होता है, तो इसलिए मैं जो है आपको बता रहा हूँ, ठीक? तो सिलेबस का पार्ट हम जो भी पढ़ते हैं, उसमें जो है सिलेबस की ज़िम्मेदारी हमारे पर रहती है और सिलेबस जो है हमारी स्ट्रैटेजी का मेरी स्ट्रैटेजी का, आप लोग भी अगर अपनाएँगे तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा, पीवाईक्यू और सिलेबस, 2 चीज़ें मैं अपने पास रखता हूँ, तो इस तरह से जो है आप लोग ये पढ़िएगा सिलेबस, ठीक है? और ये जो है क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, ठीक? पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या बोला मैंने कल बोला था इसको पढ़ के आना, राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संघीय ढांचे और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को तोड़िए, आप लोग जो है प्रश्न को तोड़ करके ही बता सकते हैं। जैसे इसको 2 पार्ट में लिखना है। पहले तो आपातकाल के बारे में बताना है, भूमिका में कि आपातकाल क्या होता है। तो सिंपल वे में आपको आपातकाल बता देना है। फिर उसके बाद मेन बॉडी जो है, उसपे आपको 2 पार्ट में लिखना है। एक तो संघीय ढांचे का प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब आपातकाल अगर हमने लागू कर दिया, राष्ट्रपति ने अगर उद्घोषणा कर दी, तो संघीय ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ता है और नागरिकों को जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो प्राप्त हुए हैं, उनके मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है? तो ये आपको जो है मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये दोनों चीज़ों को लिखना है। फिर आपको थोड़ा-सा निष्कर्ष लिख देना है कि इन प्रभावों को जो लेकर के किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं और इसके सकारात्मक दृष्टिकोण में क्या होना चाहिए, कि हमेशा ही आपातकाल लगा रहना चाहिए, जो कि संघीय ढांचे के विरुद्ध है। तो समय और स्थिति को देखते हुए आपातकाल लागू किया जा सकता है, लेकिन उसको समय जैसे ही खत्म होता है, तो उसको तुरंत यथास्थिति पुराने ढर्रे पे या पुराने सिस्टम पे आ जाना चाहिए, ठीक? तो इसको प्री के लेवल पे पढ़ोगे कि 2 महीने, 3 महीने कब तक इसको पारित कर देना चाहिए घोषणा के बाद और कब तक लागू रह सकता है, 6-6 महीने में या जैसा भी हो, आप लोग पढ़िएगा, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ठीक है? तो आप लोग देखिएगा कैसे, तो वो पीटी का आपको प्रश्न हो जाएगा। तो इसके लिए पीवाईक्यू देख लेना मेरा, ठीक है? मैं और लेकर के आऊँगा पीटी का, तो अभी क्या है कि पीटी की तैयारी बहुत से बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो मैं मेंस पे ही लगे हुए हैं, अब प्री का वीडियो बीच-बीच में लाते रहेंगे, ठीक? तो यहाँ मैंने देखो क्या लिखा है, आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ लिखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं, यदि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, ठीक, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो, ठीक? मैंने ऐसे लिखा, ठीक? अब इसको पहले ये क्या था, सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द था। इसको बाद में जो है संविधान संशोधन के माध्यम से चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ठीक? तो इसको अब जैसे ये भूमिका लिखी, इसको आप अपने शब्दों में पिरो करके दूसरे ढंग से भी लिख सकते हो। ऐसे लिख सकते हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा उत्पन्न हो तो भारतीय संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352
के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये मैंने बहुत जल्दी लिखा था, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे, बाकी आप लोग भी अपने मन से अलग अलग, क्योंकि देखिए कौन मैंने जो चीज लिखी, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, केवल बात ऊपर नीचे होगी, शब्दों को पिरोना है। और शब्दों को बार बार, जैसे ये जो मैं भूमिका लिखता हूँ, इसको आप बार बार केवल पढ़ लोगे ना, तो आपकी जो है दिमाग में चीजें वैसे जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे दिमाग में आने लगेंगी। ठीक, तो यहाँ संघीय ढांचे पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संघीय संरचना अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं होती, अस्थायी रूप से एकात्मक हो जाती है। इसी को हम अर्ध संघात्मक संज्ञा, मतलब किसी वैज्ञानिक सॉरी विद्वान ने जो है इसको अर्ध संघात्मक का दर्जा दिया है, क्वाजी फेडरल। ठीक, तो इस तरह पे आगे लिख सकते थे अगर जोड़ना होता तो। ठीक, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण की शक्ति हो जाती है। ठीक, राज्य सूची पर जो राज्य होता है उस पर क्या हो, उनके जो विषय हैं उस पर भी जो है, क्योंकि वहाँ विधायिका या विधानसभा बैठक नहीं करती तो कानून नहीं बना सकती, तो कानून नहीं तो राज्य जो संसद होता है वो काम कर रहा होता है, तो वो कानून मतलब काम करता है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए थे। तीसरा पॉइंट, केंद्र सरकार राज्य को उसके कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के तरीके के बारे में निर्देश दे सकती है, वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के मंत्रियों को आदेश दे सकती है। वित्तीय संघवाद प्रभावित होता है क्योंकि केंद्र राज्यों को मिलने वाले अनुदानों में परिवर्तन कर सकता है। भाई राष्ट्रीय संकट है, हो सकता है कि जो राज्यों को अनुदान दे दिया जाएगा उससे हो सकता है कोई और कार्य, ये वित्तीय संकट आ जाए, युद्ध हो जाए, हमें अब जो है मिसाइलें खरीदनी पड़ जाएँ या कोई डिफेंस का कोई जो इक्विपमेंट खरीदना पड़ जाए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आराम। अब मूल अधिकार फंडामेंट, देखिए हमारे पास सीमाएँ हैं, लिखने के लिए तो इसमें 2-4 पॉइंट और लिख सकते थे। लेकिन हमारे पास सीमाएँ होती तो हम मुख्य-मुख्य शब्दों को या वाक्यों को लिखते ही। तो एक तो देखो, अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की दशा में। आंतरिक अशांति, जिसको हम सशस्त्र विद्रोह बोलने लगे हैं संविधान संशोधन के बाद से, ठीक? तो उस पर नहीं होता है, ठीक? अनुच्छेद 19 नहीं, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह है, ठीक है? युद्ध या बाह्य आक्रमण, क्योंकि आना-जाना है, मान लो कि ईश्वर न करे कभी चीन से या पाकिस्तान से युद्ध हो, ठीक है? हम तो उस पक्ष में हैं कि युद्ध वाली स्थिति ही ना हो, क्योंकि जनहानि होती है, ठीक है? तो सिविल सर्वेंट ऐसे ही होते हैं, ठीक? तो जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी, तो क्या होगा कि अनुच्छेद 19 के तहत इनको रोक दिया जाता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएँ, उसमें कुछ भी हो सकता है। कोई हो सकता है कि उनमें मिला-जुला हो, खुफिया आतंकवादी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? अन्य मूल अधिकारों का निलंबन, जैसे अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, इसको 44, पहले क्या होता था कि पूरे सारे ही मूल अधिकार खत्म हो जाते थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया कि अनुच्छेद 20 और 21 ये दोनों को नहीं निलंबित किया जाएगा, ठीक? फिर न्यायिक हस्तक्षेप, आप अनुच्छेद 32 का यूज़ करके कोर्ट नहीं जा सकते हो, 226 का यूज़ करके हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। 32 में क्या है, सीधे सुप्रीम कोर्ट, और ये क्या है, सीधे हाई कोर्ट, ठीक? इस तरह से फिर हमने इसको जो है और घुमाया। आपातकाल संघीय प्रावधान के विरुद्ध प्रतीत होता है, बिल्कुल सही बात है, परंतु यह संविधान का अपवाद है। अपवाद है क्योंकि मतलब कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ करते हैं। इसकी मूल विशेषता नहीं है, संविधान की जो है इसका मूल विशेषता नहीं है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता के संरक्षण के लिए ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक? ये जब मैं पढ़ता था तो 2-3 बार इनको बार-बार पढ़ते-पढ़ते ये दिमाग में जो है, ये भूमिका मेरे दिमाग में बसी हुई थी। आज ये प्रश्न आ गया था कल, तो मैंने फिर इसी को जो है दिमाग से घुमा-फिरा के, शब्द इधर-उधर हो सकते हैं, बाकी लिखा वैसे ही है। ठीक है? तो आपातकाल संघीय प्रावधान के विरुद्ध प्रतीत होता है, संघीय प्रावधान के विरुद्ध, क्योंकि एकात्मक हो जाता है ना, केंद्र की ही शक्ति हो जाती है, राज्यों के पास पावर नहीं रहती। राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक? इसलिए संघीय प्रावधानों के विरुद्ध हो जाता है। यह संविधान का अपवाद है, इसकी मूल विशेषता नहीं है। ठीक? किसकी? संविधान की मूल विशेषता नहीं है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता के संरक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह करिएगा, फिर हम डे 3 या प्रश्न 3 प्रैक्टिस के लिए फिर लाएँगे। इसमें राज्यपाल से संबंधित आप पढ़िएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल के लिए अभी देखिए, राज्यपाल संबंधित तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में बड़ा जो चल रहा, हो सकता है अगली बार पूछ ले। फिर उपराष्ट्रपति आप देखे होंगे, श्री धनखड़ साहब जो है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो हो सकता है उपराष्ट्रपति का पद भी पीटी और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी है, तो पहले आप जो है राज्यपाल को पढ़िएगा, फिर उसके बाद इसको पढ़िएगा। तो ये जो है मैं इसको पढ़ देता हूँ, और इसके साथ-साथ राज्यपाल पढ़िएगा किसी भी बुक से,
तो 2 आयोग बने हुए थे 1980 के दशक में, 1983-85 के बीच में एक आयोग बना था, ठीक है? और एक पुंछी आयोग बना था 2010 के आसपास, ठीक? एक सरकारी आयोग बना था, ठीक? सरकारी आयोग बना था आपका 1983 या 85 के आसपास, कन्फर्म नहीं हूँ मैं। और पुंछी आयोग 2010 के आसपास उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है? तो देख लीजिएगा, अब हो सकता है कि चेंज भी हो, कि सरकारिया बाद में आया हो, कुंची पहले आया हो, तो मैं खुद जाके अभी पढ़ूँगा, ठीक है? कभी-कभी फैक्ट दिमाग से निकल जाते हैं। हालाँकि मैंने फैक्ट जो बताए हैं ये सही है। तो इन दोनों को पढ़िएगा और इसको पढ़ करके इम्प्लीमेंट करिएगा कि क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे ये भारत में राज्यपालों की नियुक्ति चुनाव द्वारा ना करके केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। नियुक्ति की व्यवस्था क्यों की गई है? तो केंद्र द्वारा नहीं, मतलब कि राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसको चुनाव क्यों नहीं करा दिया जाता? जैसे राष्ट्रपति को चुनाव होता है, वैसे राज्यपाल को हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? तो इसको पढ़िएगा, इंग्लिश में वैसे ज़रूरत नहीं है। आपको समझ ही में आ रहा है, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो फिर देखा जाता है कि इंग्लिश में, बाकी मैं पढ़ देता हूँ। व्हाई हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द यूनियन रेदर देन देयर इलेक्शन बाय द पीपल, ठीक? तो इस तरह पढ़िएगा, यहीं पर रखते हैं, ठीक? धन्यवाद।